आप सभी को जय हिंद। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था संयोजन और वियोजन अभिक्रिया के बारे में। आज के इस वीडियो में ना हम विस्थापन अभिक्रिया और द्वि विस्थापन और साथ में अपचयन उपचयन और उससे होने वाले प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो विस्थापन समझने के लिए ना तुम ये मानो कि तुम्हारे गांव में एक एकदम खड़ूस आदमी जो पैसा और पावर दोनों से ताकतवर है, ठीक है, ये रहता हो। तो ये क्या करेगा, ये अपने से कमजोर को, इस बेचारे को, जो इससे कमजोर है और दुश्मनी है, ये ताकतवर है ये कमजोर है, ठीक है, आपस में दुश्मनी है इन दोनों को। ये क्या करेगा, जब ये करेगा इसको परेशान करेगा, ठीक है। तो जब मन करेगा मार भी देगा इसको, पीट भी देगा इसको, पटक देगा, है ना। तो ये क्या करेगा, अब ये है तो कमजोर, अब इसको मारने जाएगा, अब इसको मारने जाएगा, फिर पिटा जाएगा। ये क्या करेगा, पुलिस की मदद लेगा, है ना, पुलिस की मदद लेकर के इससे बचेगा। तो कुल मिलाकर के हम ये समझाना चाह रहे हैं कि अपने समाज में ना कोई भी ताकतवर हो चाहे जितना भी पावरफुल हो, उससे बचने के लिए हमारे पास नियम कानून बने हैं, ठीक है। हमारे नियम कानून बना हुआ है, ठीक। पर पर इसलिए क्योंकि केमिस्ट्री में ऐसा कोई भी नियम कानून नहीं है। केमिस्ट्री में ऊपर से ये है कि केमिस्ट्री में ठीक उल्टा है। केमिस्ट्री में क्या है कि केमिस्ट्री में क्या है कि जो तत्व कितना अधिक अभिक्रियाशील, वो उतने से कम अभिक्रियाशील पे, कम अभिक्रियाशील उसको यौगिक से अलग कर देगा, ठीक है। जैसे जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। ये अभी बस समझाने के लिए लिखे थे, बाकी इसका जो डेफिनेशन है वो पूरा लिखा हुआ है, तो बाद में फिर उतार लेना कॉपी पर। अभी ऐसे समझो, जैसे एग्जाम्पल लो जिंक के। जिंक को हम जेडन से लिखते हैं, ठीक है। और कॉपर सल्फेट, जिंक और कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा ताकतवर है। ताकतवर कहने का मतलब ज्यादा अभिक्रियाशील है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, तो कॉपर को उठा के फेंक देगा सल्फेट से, सल्फेट से दूर हटा देगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा ना, सल्फेट को अपने पास ले आएगा और कॉपर को बोलेगा भाई तू जा, हो गया तेरा काम, नहीं रहने देंगे साथ में। क्यों, क्योंकि ये ताकतवर है। ताकतवर करने का मतलब केमिस्ट्री में क्या, कि ज्यादा अभिक्रियाशील है, ठीक। कौन है ज्यादा अभिक्रियाशील, तो जिंक। कम कौन है, तो कॉपर। ये क्या किया कि जिंक जो है वो कॉपर को सल्फेट से अलग कर दिया और जिंक सल्फेट बना लिया। तो जिंक जो है कॉपर से सल्फेट को अलग करके अपने पास ले लिया और जिंक सल्फेट बना दिया और कॉपर को अलग कर दिया। बोला भाई तू अकेले रहा, हम रहने देंगे नहीं सल्फेट के साथ, सल्फेट को हमें दे। बस इस ताकत का उपयोग किया और कॉपर को भगा दिया। यही है विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, समझ गया। गांव में क्या हो रहा था कि ये जो ताकतवर चचा है वो अपने से कमजोर बेचारे को पीट रहा था, तो कमजोर जो क्या है पुलिस बुला लिया, पुलिस बुला करके बच गया, या बच जाता है, ठीक है।
पर केमिस्ट्री में ऐसा ना है बाबू। केमिस्ट्री में बोलेगा भाई हम ताकतवर हैं, हम तुमको मारेंगे बस, नहीं रहने देंगे साथ में। ठीक है, और तुम हटो तो हटो। लेकिन क्या किया, हटा दिया कॉपर को, और अपना सल्फेट बना लिया, और कॉपर को अलग कर दिया, बस यही है। ठीक है, जैसे ये देखो, हम दो पढ़ लिए थे पहले, तो ये तीसरा विस्थापन अभिक्रिया। वैसी अभिक्रिया जिसमें एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व दूसरे कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से, ये यौगिक ही है ना कॉपर सल्फेट, कॉपर और सल्फर का यौगिक ही है ना, तो ये उसके यौगिक से अलग कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ भी देखो, बेचारा कॉपर फिर यहाँ पे पिटा रहे हैं ना, तो यहाँ पे लोहा बरिया रहे कॉपर से, ये क्या किया, वही सेम चीज, भाई तू हट जा, सल्फेट को हमें दे दे। ठीक, तो यहाँ भी कॉपर पिटा गया और कॉपर अलग हो गया। अब आगे चलते हैं द्वि विस्थापन। द्वि विस्थापन समझने के लिए एक और बढ़िया एग्जांपल ये देखो, कि मान लो ना कि दो दोस्त है, दो दोस्त हैं। पहला दोस्त है बबलू, डब्लू मान ले, मान ले बबलू। ठीक है, दूसरा है डब्लू। ठीक, बबलू को चाह रहा था यार कि हम ना आईएएस बनेंगे, पढ़ लिख करके आईएएस बनेंगे। ठीक है, और डब्लू चाह रहा था कि यार आईपीएस बनेंगे, हमें तो पुलिस की वर्दी पहननी है, कंधे पे सितारा चमकाना है, जो हो जाए। तो हो गया उल्टा, ये थोड़ा सा कम नंबर ले आया तो बबलू को मिल गया आईपीएस, और डब्लू थोड़ा सा ज्यादा नंबर ले आया तो ये आ गया आईएएस बन गया। अब ले, फिर भी नाराज है भाई ये दोनों, फिर भी उदास है, ये भी उदास है और ये भी उदास है। ये इसको देख रहा है, इसको देख रहा है। ठीक है, यार हम चाह रहे थे आईएएस बन जाए, डब्लू बोल रहा है कि हम चाह रहे थे आईएएस बन जाए, और यार डब्लू बेचारा चाह रहा था कि हम आईपीएस बन जाए। अब है तो है भाई गोल, भले ही ज्यादा ताकतवर ज्यादा पावरफुल पोस्ट मिली हो आईएएस में आईपीएस से, पर बनना इसको आईपीएस है। अब दोनों रो रहा है बैठ के डिपार्टमेंट में। डिपार्टमेंट को लगा यार दोनों उदास है, लाओ एक मौका दे ही देते हैं जा करके। तो मौका मिला दोबारा एग्जाम देने का, मतलब फिर से फॉर्म वगैरह भरा होगा, अगले साल फिर से एग्जाम दिया। इस साल बबलू बन गया आईएएस। ठीक, नेक्स्ट ईयर ये बन गया आईएएस, और ये बन गया आईपीएस। ठीक, तो अब क्या हुआ, इसके चेहरे पे बढ़िया से हुआ स्माइल आ गया, यार आईएएस बन गया भाई। ठीक है, ये ना थोड़ा सा फिजिकल में वर्दी पहनने में या फिर गोलीबारी चलाने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता था, इसको मतलब करना नहीं चाहता था बबलू को, ये समझ लो, इसलिए दुखी था। अब आईएएस बन गया तो खुश हो गया। सेम इधर भी, ये एकदम वर्दी में सितारे चमकाते हुए डब्लू बाबू आईपीएस बन के निकला। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इसमें तुम ये देखोगे ना कि ये बंदा आईपीएस बनकर के उतना स्टेबल नहीं था, उतना मेंटल स्टेबल जो भी है, इसको दिमागी हालत मतलब थोड़ा सा उदास था, खुश नहीं रहता था। ये दोनों की कहानी है, पर दूसरे साल में जब ये बना ना, दोनों खुश हो गए, मतलब मेंटली, मेंटली स्टेबल हो गया। ठीक है, स्टेबल हो गया मतलब दोनों थम गए अब ना, जो भी अ, उदासी मन था वो ला करके मतलब संतुष्ट हो गए, ये बोल लो। ठीक है, ठीक है, सेम चीज होता है दूर विस्थापन में। हुआ क्या इसमें, यही हुआ ना, ये समझ लो कि सिर्फ यही दोनों का एग्जाम हुआ था, और ये अपना पोस्ट डब्लू को दे दिया, और डब्लू जो है अपना पोस्ट इसको दे दिया। ठीक है, ये दोनों आपस में पोस्ट बदल लिया, या डिपार्टमेंट बदल लिया। ठीक है, ठीक,
यही हुआ। मैं एक तरह से ये समझ लो कि कोई एग्जाम वगैरह नहीं हुआ, बस कोई एक तीसरा व्यक्ति आया, जैसे यूपीएससी ही आ गया, एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, ऐसा पता नहीं है, ठीक है। आप ये समझ लो कि यूपीएससी ने बोला कि यार बबलू तू उदास है, चल ठीक है, तू आईपीएस डब्ल्यू से रिक्वेस्ट कर ले, अगर आईपीएस देता है तो मैं आईएएस देता है तो मैं तुम आईएएस बन जाओ, और तुम अपना आईपीएस डब्ल्यू को दे दो। बस ये हुआ, आदान प्रदान करके दोनों स्टेबल हो गया, दोनों संतुष्ट हो गया और खुश हो गया। बस यही होती है केमिस्ट्री में, सेम चीज होती है केमिस्ट्री में। जो एग्जाम्पल हम तुम्हें दिए हैं ना, वो सेम चीज होता है द्विविस्थापन में। होता ये है कि एग्जाम्पल को समझ लेते हैं, ठीक है। ये देखो, एग्जाम्पल में जो पहला प्रतिद्वंदी है वो है ये AgNO3। ये क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। ठीक, ये है, लिख देता हूँ मैं तुम्हें समझने के लिए। ये है सिल्वर नाइट्रेट। ठीक, ये आराम से बैठा है बंदा, आराम से अपना, उधर से आया सोडियम। सोडियम बोल रहा है सिल्वर को कि यार तुम अपना नाइट्रेट ना हमें दे दे, हमें सोडियम नाइट्रेट बनाना है। तो सिल्वर बोला है ना, ऐसे कैसे? सिल्वर बोला नाइट्रेट, सोडियम, सिल्वर बोला सोडियम से, तू ये काम कर, जा क्लोरीन को ले आ, क्लोरीन को ले आ। ठीक है, ये बोला सोडियम से। तो बोला ठीक है यार। अगली बार सोडियम अकेले नहीं आया, ये आया क्लोरीन से, क्लोरीन के साथ में। ये अकेले ना आकर के NaCl के साथ आया। ठीक है, तो अब क्या हुआ? ठीक है यार, क्लोरीन आ ही गया तो लाओ क्लोरीन हमें दे दो और ले जाओ नाइट्रेट। अब बन गया AgCl, मतलब सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। ठीक, ठीक, अभिकारक में दोनों यौगिक के बीच में आयनों का आदान प्रदान। इसमें इसमें क्या हुआ? सिल्वर जो है अपना आयन, और सोडियम जो है वो अपना आयन, एक दूसरे को, मतलब सिल्वर अपना क्लोरीन के साथ में जाकर के बना लिया कंपाउंड यौगिक, और सोडियम जो है वो NO3 के साथ बना लिया। मैं आयन बोल रहा हूँ ना कि आयन का आदान प्रदान हो रहा है, तो आयन कहने का मतलब ये है ना कि आयन जो ये होता है, इंग्लिश में इसको IUNS लिखते हैं आयन। ये होता है ना कि ये विद्युत आवेशीय परमाणु होता है। विद्युत आवेश युक्त परमाणु, ठीक है, यही होता है आयंस। अभी समझने के लिए बस इतना समझ लो, बाकी डिटेल्स में हम तुम्हें अणु, परमाणु, तत्व, आयन, यौगिक, इन सभी का एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे, उसमें पूरा डिटेल में समझ लेना। ठीक है, तो वो वीडियो हम ये आज चैप्टर खत्म कर रहे हैं, अगले एक दो वीडियो बाद वो आ जाएगा। ठीक है, अभी हम इसको देख लेते हैं द्विविस्थापन को। ठीक है, हुआ क्या कि सिल्वर और सोडियम आपस में आदान प्रदान कर लिया, तो बनाया क्या? सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, समझ गया। बस द्वीप स्थापन यही है कि वैसी अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच, जैसे दूसरा एग्जांपल ये देखो, सोडियम सल्फेट है और ये बेरियम क्लोराइड है, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान, जैसे सोडियम और बेरियम, ये आपस में एक दूसरे के बीच है। ये क्या करेगा? ये अपने आयन, ये अपने आयन और ये अपने आयन आपस में एक्सचेंज करेगा और बनाएगा क्या? बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। ठीक, कुल मिलाकर के ये है
बेरियम आ जाएगा सल्फेट के साथ और सोडियम चला जाएगा क्लोरीन के साथ। बस इतना ही है और कुछ नहीं है जो विस्थापन में। अपना पद जो सोडियम का है, अभी एग्जांपल लिए थे ना डब्ल्यू डब्ल्यू वाला, हाँ वो उससे रिलेट कर लो कि सोडियम सल्फेट के पद पे है और बेरियम क्लोराइड के पद पे है। तो ये इसके साथ उतना कुछ नहीं है, उतना स्टेबल नहीं है जितना सल्फेट के साथ स्टेबल होगा। और सोडियम जो है वो सल्फेट के साथ उतना स्टेबल नहीं है, उतना कुछ नहीं है जितना क्लोरीन के साथ होगा। ये क्या क्या कि यार भाई बैरियम दे दे क्लोरीन यार। बैरियम बोला तो सल्फेट दे दे हमें, बोला लो, बोला तुम भी लो। बना दिया बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। बस तुम भी समझ गए विस्थापन। बहुत बढ़िया, गुड। ठीक है, ये उतार लेना, ये हो गया द्विविस्थापन। उपचयन और अपचयन समझने के लिए ये समझो। उपचयन क्या होता है? जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की वृद्धि, जब कोई पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन का निष्कासन हो, तब हम उसको उपचयन कहते हैं। ध्यान देना, कोई भी पदार्थ हो, कोई भी तत्व हो, जैसे CO नीचे एग्जाम्पल लिए हैं, या फिर CO नीचे एग्जाम्पल लिए हैं तो दूसरा ले लेते हैं, ये कार्बन ले लेते हैं और ऑक्सीजन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ रहा है, मतलब ऐड हो रहा है, इसमें जुड़ रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, कार्बन का क्या हुआ, उपचयन हुआ, ठीक, ये हुआ, ठीक है। इसको हम किसमें समझते हैं, उपचयन का। देखो पहला एग्जाम्पल लेते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन का। परिभाषा क्या कहता है उपचयन का, कि वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई भी एलिमेंट, कोई भी तत्व में ऑक्सीजन की वृद्धि, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन किया तो क्या बनाया, CO2। हुआ क्या, कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, तो यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन को, कार्बन उपचयन हुआ इसका, ठीक। ऑक्सीजन चुन लिया इसको कि हम आएंगे तो तुम्हारे साथ है, ठीक है। तो बस आ गया ऑक्सीजन, कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ गया तो कार्बन का चयन हो गया, ठीक। अब आते हैं दूसरा एग्जाम्पल, बताओ इसको, क्यों रखे भाई जब समझ ही गए थे। दूसरा, दूसरा ले लो इसको, CuO, देता हूँ, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। तो जब तुम हिट दोगे ना, इसको जब उष्मा के थ्रू कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन का रिएक्शन होगा उष्मा के थ्रू, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन की ऑक्सीजन को ले लेगा, इससे छीन लेगा। हाइड्रोजन जो है कॉपर को ऑक्सीजन से अलग कर देगा और ये बनाएगा वाटर। कहाँ चला गया भाई, हाँ, ये क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा और कॉपर बनाएगा। कॉपर पहले लिख देते हैं, ये बनाएगा कॉपर और वाटर। कॉपर ऑक्साइड के साथ में हाइड्रोजन के अगर रिएक्शन होगा उष्मा के प्रेजेंस में, तो ये क्या बनाएगा, उष्मा की उपस्थिति में अभिक्रिया होने के बाद कॉपर अलग हो जाएगा, मतलब कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन के साथ आकर के मिल जाएगा ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉपर को देखोगे तो इससे क्या हुआ, ऑक्सीजन अलग हुआ, ऑक्सीजन अलग हुआ, ये क्या हुआ, अपचयन, अपचयन हुआ इसका। हाइड्रोजन का क्या है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन
ऑक्सीजन की वृद्धि हुई ना, वृद्धि हुई, ये हुआ उपचयन। समझ गया? इसको, इस पूरे अभिक्रिया को ना उपचयन उपचयन कहते हैं। हाँ, कहते हैं अपचयन उपचयन। उपचयन अलग है, अपचयन अलग है, फिर भी जब एक ही अभिक्रिया में अपचयन भी हो रहा हो और उपचयन भी हो रहा हो, मतलब एक एक तत्व से ऑक्सीजन हट रहा हो, मतलब एक यौगिक से ऑक्सीजन हट रहा हो और दूसरे में जाकर के ऑक्सीजन जुड़ रहा हो, तो अपचयन उपचयन इसको कहते हैं। ठीक है। चयन उपचयन अभिक्रिया। डन। समझ गया? अब आ जाओ डेफिनेशन पे तुम। देखो, वही था, जब कोई पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन का निष्कासन हो, ओके, उपचयन कहते हैं। अपचयन में जब कोई पदार्थ में ऑक्सीजन की निष्कासन और हाइड्रोजन का वृद्धि हो, उसे अपचयन कहते हैं। मतलब उपचयन का ठीक उल्टा अपचयन होता है। एग्जाम्पल ये समझ लिए? ठीक है। और एग्जाम्पल दें जिसमें हाइड्रोजन हट रहा हो किसी से, दे दें? चलो, यहाँ पे तीसरा उदाहरण, सल्फर डाइऑक्साइड का लेता हूँ, ठीक है। SO2 और इसका लेते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S। ये क्या बनाएगा कि यहाँ पे जो सल्फर है ना, सल्फर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मतलब जो हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन इस सल्फर से हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ठीक है, और इस सल्फर से ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, तो ये बना देगा टू पानी, और बस सल्फर फिर अकेला रह जाएगा, ठीक है। तो हुआ क्या है इसमें, ये वाला सल्फर, ऑक्सीजन अलग हुआ, क्या हुआ, ऑक्सीजन अलग हुआ ना, तो क्या हुआ, अपचयन, अपचयन हुआ। और इस सल्फर से क्या हुआ, हाइड्रोजन अलग हुआ, हाइड्रोजन अलग हुआ, इसमें क्या हुआ, अपचयन। यही तो खेला है कि ऑक्सीजन जब अलग होगा, अपचयन, और ऑक्सीजन जब बढ़ेगा तो उपचयन, ठीक है। वही हाइड्रोजन के केस में, हाइड्रोजन जब अलग होगा तो उपचयन, और हाइड्रोजन जब बढ़ेगा तब अपचयन, ठीक है। यही पढ़ा ना अभी परिभाषा में, कि ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन का निष्कासन, मतलब ऑक्सीजन बढ़ेगा और हाइड्रोजन हटेगा, सिंपल सी बात, तो उसे उपचयन कहेंगे। अपचयन में ऑक्सीजन की निष्कासन, मतलब ऑक्सीजन हटेगा और हाइड्रोजन बढ़ेगा, बस यही है उपचयन और अपचयन। समझ गए? अब आते हैं इसमें प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं। तो यह है कि पहला प्रभाव है संक्षारण, और दूसरा प्रभाव है विपरीत गंधिता, विपरीत गंधिता, ठीक है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रैंसिडिटी, और इसको बोलते हैं क्लोरोजन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब भी कोई धातु अपने आसपास में मौजूद अम्ल उद्रता के संपर्क में आती है, तब ये संक्षारित हो जाती है, ठीक है। और इस प्रक्रिया को, जैसे नमी के साथ आर्द्र, ये नमी और आर्द्रता, अम्ल और आर्द्रता के साथ रिएक्शन किया है, जैसे अम्ल के बारे में तो हम चैप्टर तीसरा में पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर थर्ड में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब आते हैं इस पे, आर्द्रता, आर्द्रता क्या है, तो वायु में प्रेजेंट पानी की मात्रा, वही है ना आर्द्रता, नमी। नमी क्या कि जितना ज्यादा वायु में वाष्प की मात्रा होगा उतना ज्यादा नमी होगा, जितना कम वाष्प की मात्रा होगा, वाष्प मतलब क्या, पानी,
जो है वो गैसीय अवस्था में जितना ज़्यादा प्रेजेंट रहेगा, जितना ज़्यादा उपस्थित रहेगा, वो उतना ज़्यादा आर्द्रता रहेगा, और जितना कम रहेगा वो आर्द्रता कम रहेगा। संचारित कब होती है कि जब धातु, कोई भी धातु, जैसे मान लो लोहा, लोहा मान लो, अगर ये ऑक्सीजन में जैसे खुले हवा में छोड़ दो ज़्यादा दिन तक, साथ में बारिश हो गई, तो बारिश होने के बाद क्या होगा कि हवा जो है ज़्यादा, हवा में ज़्यादा नमी आ जाएगी। तो नमी साथ में ऑक्सीजन तो आपस में रिएक्शन करेगा, तो क्या होगा, लोहे पे ना एक लोहे की जंग, मतलब जंग लग जाएगी उस पे। फेरस और फेरिक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड की उस पे परत चढ़ जाएगी ना भाई। तो वही है संक्षारण की, कि जब कोई धातु अपने आसपास में अम्ल आर्द्रता के साथ संपर्क में आने से संक्षारित हो जाती है, और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। दूसरा है रेंसिडिटी, विपरीत गंधिता। यह है कि जब भी कोई तेलीय, जब भी कोई ऑयली या फिर फैट वाला जो चीज होती है खाने की, जैसे चिप्स, कुरकुरे, या फिर जो भी बाहर पैकेज, जो पैक्ड सामान है आता है, उसमें क्या होता है ना कि वो ज्यादा दिन तक खुले में छोड़ने से, या फिर सिर्फ कुरकुरे चिप्स नमकीन नहीं, नॉर्मल जो घर में भी खाना बनता है उसको अगर ज्यादा दिन तक खुले में छोड़ दोगे ना, ज्यादा दिन तक, तो वो क्या करेगा कि वो भी रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ। फिर उस पे जो भी है ये, उसमें अपने आम भाषा में क्या बोलते हैं कि खराब हो गया, भुआ गया, या फिर महकने लगा। ये होता है ना कि विकृत गंधित हो जाता है कोई भी सामान उपचयित होने पर। उपचयित के होने का क्या ही मतलब है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गया उसमें। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गया, यही है ना उपचयन। उपचयन कब होता है, जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ता है, अभी पढ़ा है तुम्हें। ये उपचयित हो जाता है कोई भी तेलीय या फिर वसाई खाद्य सामग्री जो है, वो उपचयित हो जाता है। तो उपचयित होने पर विपरीत गंधित, मतलब अजीब सा स्मेल आ जाता है यार उसमें। ठीक है। अजीब स्मेल, बोल बदबू आ जाता है, ठीक है, महकने लगता है वो। ठीक। तो उसे हम बोलेंगे कि ये विकृत ग्रंथित हो गया, और इस पूरे प्रक्रिया को, मतलब ये विकृत ग्रंथित कहते हैं इसको। इसे रोकने के लिए आमतौर पे हम प्रतिऑक्सीकारक मिलाया जाता है खाना में, जिससे ऑक्सीडाइज ना हो। ठीक है, मतलब जिससे उपचयन ना हो। तो पूरे चिप्स नमकीन के पैकेट में ऑक्सीजन हटा करके उसमें नाइट्रोजन गैस, ये वाला ध्यान रखना, ठीक है। ये ये वाला वन लाइनर क्वेश्चन में आ जाएगा कि विकृत गंधिता से रोकने के लिए हम कौन सा गैस का उपयोग करते हैं, तो वो नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन गैस भरा जाता है उसमें नमकीन पूरे चिप्स के पैकेट में, ठीक है। समझ गया। तो यही था हमारा पहला चैप्टर। बाकी हम पूरा पढ़ चुके हैं। कहाँ से पढ़ चुके हैं, मैं तुम्हें एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ से, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इसके कौन से कितने प्रकार होते हैं, वहां से लेकर के आज हम उपचयन और अपचयन के प्रभाव तक हम सारी चीज पढ़ चुके हैं डिटेल में। बाकी क्वेश्चन आंसर करना हो तो क्वेश्चन में अपने एनसीईआरटी का बुक उठाओ, उसमें जितने भी क्वेश्चन है उसको लगाओ। अगर ना समझ में आए, कमेंट में तुम हमें पूछो, या फिर हम एक टेलीग्राम का ग्रुप बनाते हैं उसमें जुड़ो, और वहां पे तुम हमें फोटो खींच करके भेजो, हम उसको डिटेल में समझाएंगे। ठीक है, वीडियो बना करके समझाएंगे, अगर एक ही तरह के क्वेश्चन आएगा तो हम उसको वीडियो बना करके समझा देंगे तुम्हें। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, खुश रहो, बढ़िया से पढ़ते रहो। बाय बाय।